हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। देखिए, आज से एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी वजह से कुछ दिनों से जो वीडियो है वो अपडेट वे में हम नहीं डाल रहे थे। हम कुछ चीज़ों पे काम कर रहे हैं और वो जो चीज़ें हैं आज उसका एक जो चीज़ है हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए, हम क्या करने जा रहे हैं कि अभी जो इकॉनमी है ना, इकॉनमी की जो एनसीईआरटीज़ हैं उसका जो जिस्ट बना के हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जो इसकी पीडीएफ होएगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो वीडियो के लास्ट में आएगा, तो आप वहाँ पे जाके इसको क्लिक करके अपना जो भी सिस्टम है कि जहाँ भी कोई भी पीडीएफ आपको चाहिए रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज या फिर कोई भी एग्ज़ाम है, तो जो भी होगा वो आपको वहाँ पे हमारे यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो जो नया इनिशिएटिव है वो है क्या? देखिए, एनसीईआरटीज़ होती क्या है? एनसीईआरटीज़ होती है फाउंडेशन के लिए। आपकी फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग रहेगी आप उतना ही ऊपर तक अच्छे वे से जा पाओगे। तो जो फाउंडेशन है एनसीईआरटीज़, लेकिन क्या होता है कि आपको पता होगा कि जब भी आप एनसीईआरटीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है कि स्टोरी फॉर्म में है और स्टोरी फॉर्म में आपको लगता है कि यार इसमें निकालने वाला कुछ ज़्यादा मिल ही नहीं रहा सिलेबस के अकॉर्डिंगली। लेकिन हमने क्या किया है, जो भी एनसीईआरटीज़ है उसका मैंने जिस्ट बनाया है। ठीक है। अब उस जिस्ट को हमारी जो इकॉनमी है सिविल सर्विसेज की या फिर और जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं निकाल रहा हूँ। देखिए, ये जो पहला चैप्टर है इकॉनमी का, मे बी अगर आपने थोड़ी बहुत इकॉनमी पहले पढ़ रखी है तो आपको बड़ा बेसिक लगेगा, लेकिन अगर बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट तक तभी जा पाएंगे। तो हम इस इनिशिएटिव में डेली एक वीडियो डालेंगे और ये 9th to 12th की जो एनसीईआरटी है इकॉनमी की इन दी फॉर्म ऑफ जिस्ट। जिस्ट का मतलब रहता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हर एक चैप्टर में से हम वो निकाल लेंगे। ठीक है। तो हर एक दिन एक चैप्टर की वीडियो आएगी 9th to 12th की जो एनसीईआरटी है कंप्लीट वे में मैं कंप्लीट कर दूंगा, मतलब इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। तो जो भी है आप आगे आगे जो वीडियो है उसको देखते रहिए और अगर पसंद आएगी तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और जो वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं। देखिए, जो सबसे पहला 9th की एनसीईआरटी इकॉनमी की उसका सबसे पहला चैप्टर है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैप्टर इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है। तो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में हमें निकालने के लिए इकॉनमी का जो हमारा सिलेबस है उसमें से क्या मिला, सबसे पहले हमें मिला सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी। देखिए, उसमें तो बड़ा लिखा हुआ है और जो अगर आप पूछोगे सर पालमपुर है क्या, तो पालमपुर एक हाइपोथेटिकल एक चीज़ बना रखी है, वो पूरी स्टोरी बना रखी है कि किस तरह से काम करना चाहिए, क्या क्या है वहाँ पे, क्या क्या नहीं है। लेकिन हमारे इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम उसके बेसिस पे बात करेंगे। तो आपको पता लग गया होगा आई होप कि पहला चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, और इसमें से हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ निकाली है वो क्या है, सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी। तो देखिए राजी, जो सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी है इसमें क्या है, इंडियंस इकोनॉमिक सेक्टर, ये 3 हिस्सों में हमने यहाँ पे बांट दिया, आपको दिख रहा होगा। और नंबर 1 जो इसका रहता है वो रहता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर, नंबर 2 ऑन बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन एंड नंबर 3 इज ऑन बेसिस ऑफ एसेट ऑनरशिप। ठीक है। जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो 3 हिस्सों में है, तो एक्टिविटी नेचर हो गया, वर्क कंडीशन हो गया और एसेट ऑनरशिप हो गया। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी नेचर के साथ में। देखिए, इसमें सबसे पहले जो सेक्टर आता है वो प्राइमरी सेक्टर आता है, नंबर 2 सेकेंडरी, नंबर 3 टर्शरी, नंबर 4 क्वार्टरनरी है और नंबर 5 है क्वीनरी। ठीक है जी। अब इसमें और क्या चीज़ सीखने वाली है, ये तो हो गए हमारे 5 सेक्टर 1 2 3 4 5 ऑन दी बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर, किस तरह की एक्टिविटी उस चीज़ पे हो रही है, तो उसको हमने क्या बोल दिया कि 5 सेक्टर्स हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी एंड क्वीनरी। अगर हम वर्क कंडीशन के हिसाब से देखते हैं इंडिया के इकोनॉमिक सेक्टर, तो वो 2 हिस्सों में बांटे हुए हैं। देखिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमें मैक्सिमम सेक्टर देखने को मिलता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन आर कंट्री मतलब जो हमारा इंडिया है वो अभी एक डेवलपिंग स्टेज में है। ऑब्वियसली हम डेवलप्ड बन जाएंगे, लेकिन अभी हम डेवलपिंग स्टेज में है। ठीक है जी। तो इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फिर तीसरा जो इन्होंने इसको डिवाइड किया है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ऑनरशिप। तो देखिए, इसमें नंबर 1 चीज़ आ जाती है पब्लिक सेक्टर और नंबर 2 आती है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है जी। किस तरह की ओनरशिप है उस हिसाब से हम उस सेक्टर को पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर बोल सकते हैं।
अभी सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग विद द एक्टिविटी नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर, किस तरह से हम उसको, कौन कौन से सेक्टर हमारे आते हैं और उसमें क्या क्या आता है वो हम उसको समझेंगे। और कई बार अजय प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आता है कि आप कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द प्राइमरी सेक्टर, तो आप बताइए प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ आएगी और कौन कौन सी चीज़ नहीं आती। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली जो चीज़ है प्राइमरी सेक्टर, आपको अगर मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा होगा कि जो प्राइमरी सेक्टर जो वो सेक्टर है, यहाँ पे हमने देखा फिश, ये आपको ट्री दिख रहा है, तो ये जो जो सेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज के साथ रिलेटेड है, द सेक्टर विच इज रिलेटेड विद द नेचुरल रिसोर्सेज, हम उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक है जी, तो हम और भी एग्जांपल लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो भी चीज़ नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में कंसर्न्ड है, मैं उसको डायरेक्टली दिस वर्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखो मैं जो भी क्वेश्चंस भी बनते हैं, क्वेश्चंस के हिसाब से भी मैं आपको ये बताता रहूँगा। डायरेक्टली कंसर्न्ड विद व्हाट, विद नेचुरल रिसोर्सेज, हम उसको क्या बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। और ये कंसर्न रहता है विद एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि रॉ मटेरियल निकालना भी प्राइमरी सेक्टर में आता है, तो ऑब्वियसली नेचुरल है, कोई डाल के थोड़ी ना आगे रॉ मटेरियल, तो वो नेचुरल चीज़ अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो राजे क्या होएगा, वो होएगा प्राइमरी सेक्टर। अब इसमें राजे आता है क्या क्या, एग्रीकल्चर आएगा, फॉरेस्ट्री हमने पहले भी बात किया, फिशिंग की हमने बात कर लिया, और एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल इज नथिंग बट माइनिंग। ठीक है जी, तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर में भी राजे बात करें, तो कोई अगर क्वेश्चन आपको आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे ज़्यादा डोमिनेंट ऑक्यूपेशन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज द प्रीडोमिनेंट ऑक्यूपेशन। ठीक है जी, तो हमें पता चल गया प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है, आपने भूलना नहीं है, आपने फोटो याद रखनी है, आपने ये कनेक्शन याद रखना है, वो सेक्टर जो नेचुरल रिसोर्सेज यूटिलाइज करता है और रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, एंड बेसिक गुड्स विच में बी यूज बाय द इंडस्ट्रीज और द एंड यूजर्स, हम उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। और इस प्राइमरी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर है, ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट ऑक्यूपेशन है, प्री डोमिनेंट ऑक्यूपेशन है। इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग आता है। ठीक है जी, तो पहला सेक्टर अभी आप याद रखोगे, इस पिक्चर को भी आपने दिमाग में बिठा लेना है। देखो पिक्चर्स कई बार दिमाग में रह जाती है, तो अगर भूल भी जाते हो तो फोटो से याद आ जाएगा, तो आपने याद रख लेना है। ये प्राइमरी सेक्टर, और ये हो गया हमारा प्रॉपर तरीके से हमने देख लिया। नंबर 2 राजे आता है यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर। अभी प्राइमरी सेक्टर ने कोई रॉ मटेरियल बना दिया, अब सपोज कर लो हमें वहाँ से मिल गई वीट। ठीक है जी, एग्रीकल्चर हमने देखा ना कि एग्रीकल्चर इज द प्रीडोमिनेंट सेक्टर। अब एग्रीकल्चर को अगर हमने प्रोसेस कर दिया, अगर हमने एग्रीकल्चर मतलब वीट को, एक एग्जांपल दे रहा हूँ राजे, प्रोसेस कर दिया, ब्रेड बना दी, ठीक है जी, ब्राउन ब्रेड बन गई यहाँ पे हमारी, तो वो किस सेक्टर में आ जाएगी, वो आएगी सेकेंडरी सेक्टर में। मतलब क्या है, वो सेक्टर जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, और जैसे कि हो गया कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स, टेंजिबल प्रोडक्ट्स, टेंजिबल प्रोडक्ट्स से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, मैं उसको राजे बोलता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे इंडस्ट्री का एग्जांपल भी दिया है, तो सेकंड नंबर या फिर सेकेंडरी कौन सा आएगा, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्लियर हो रहा है बात। देखिए यहाँ पे आपने ये वाली एग्जांपल याद रखनी है, और कई बार वो क्वेश्चन पूछते हैं फिर, तो आपको पता होना चाहिए ये वाली चीज़ को। देखिए कई जो भी चीज़ है बेसिक तो हमारा क्लियर होना चाहिए। तो सेकेंडरी सेक्टर आज आपने याद रखना है। तो नंबर 2, नंबर 3 हम आगे चलते हैं टर्शरी सेक्टर। अभी ये टर्शरी सेक्टर भाई क्या है, अब देखो जो दो चीज़ें थी प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, मतलब एक नेचुरल रिसोर्सेज वाला, दूसरा हमने कौन सा किया, हमने इंडस्ट्री वाला। अगर उसको आगे बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचाना है, अच्छे वे से काम करवाना है, तो हमें चाहिए टर्शरी सेक्टर, क्योंकि ये इंटेंजिबल है, इनटेंजिबल इन नेचर। ठीक है जी, जैसे कि सर्विसेज सेक्टर। तो इसमें राजे क्या क्या आएगा, हमारा सबसे पहली और सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल चीज़ एजुकेशन, नंबर 2 मेडिकल हो गया, नंबर 3 होटल हो गया, नंबर 4 फाइनेंस। ठीक है जी, तो ये जो राजे सेक्टर है, मतलब फाइनेंस में और क्या आ जाएगा राजे, बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग इज ऑल्सो सर्विस, कोई कोचिंग दे रहा है आपको, वो भी एक सर्विस है। तो ये जो चीज़ें हैं वो किसके अंडर आती हैं, टर्शरी सेक्टर के अंडर।
ज़्यादा याद रखने के लिए एक पिक्चर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमने ट्रेड की बात कर ली, ठीक है, यहाँ पे हमने टूरिज़्म की बात कर ली, ठीक है जी, और यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्टेशन की भी बात कर ली। तो ये सारे के सारे क्या हो गए राजेश, सर्विसेज सेक्टर में आते हैं, और मैं इसको बोलता हूँ टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को राजे याद रखना है, भूलना नहीं है। तो टर्शरी सेक्टर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म। फिर आगे आता है हमारे पास नंबर 4 विच इज़ क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। राजी, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है, कई जगहें ऐसी हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे एनसीईआरटी में भी बड़ा खुल के तो नहीं लिखा हुआ कि भाई वहाँ पे पता लग जाएगा आपको प्राइमरी और ये हमारा सेकेंडरी और टर्शरी, लेकिन क्वार्टरनरी कई बार हम बीच में छोड़ देते हैं। क्वार्टरनरी में राजी क्या आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है। रिसर्च और जो डेवलपमेंट होएगी वो क्वार्टरनरी सेक्टर में आती है। मतलब क्या हो गया, जो नॉलेज सेक्टर है, ठीक है, जिसकी सेपरेट क्लासिफिकेशन की एक हमें चाहिए। तो रिसर्च और जो डेवलपमेंट है, कोई भी चीज़ को करने के लिए, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमें रिसर्च और डेवलपमेंट की नीड पड़ती है। मतलब वो किस एक्टिविटीज़ में आता है, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ में। ये देखिए हमने यहाँ पे ये भी बनाया आपके लिए, क्वार्टरनरी सेक्टर मतलब रिसर्च एंड एक्टिविटीज़, नॉलेज, एनालाइज, डेटा, फैक्ट, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, प्रैक्टिस, सपोर्ट, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट तभी हो पाएगी जब हमें ये चीज़ें पता है। क्लियर, आगे चलते हैं राजे। आगे नंबर 5 जो हमारा सेक्टर आता है, एक्टिविटीज़ आती है, वो आती है क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर इज नथिंग, आपने एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे टॉप लेवल डिसीजंस बनते हैं, जहाँ पे टॉप लेवल के डिसीजंस बनते हैं, हम राजे उसको बोलते हैं क्वीनरी एक्टिविटीज़। समझ में आ गया, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, जब वो लेजिस्लेशन बना देता है, ऑब्वियसली टॉप लेवल की चीज़ होगी कि नहीं होगी। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें इंडस्ट्री के कंपर्स या फिर एजुकेशन सेक्टर में, जो भी टॉप डिसीजन मेकर्स हैं, हम राजे उसको बोलते हैं क्वीनरी एक्टिविटीज़, क्वीनरी एक्टिविटीज़। तो हमने सबसे पहले जिस्ट में इकोनॉमी के जो पहला चैप्टर है 9th की एनसीईआरटी का, तो उसमें सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, हमारे डिफरेंट सेक्टर्स, और ऑन द बेसिस ऑफ, आपको वो चीज़ याद ही होगी, मैं दोबारा लेके चलता हूँ आपको वहाँ पे, ये देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर। तो ये वाली जो चीज़ है वो हमने अभी क्या कर लिया है, कंप्लीट की, सेकेंड वर्क कंडीशन के आधार पर, और थर्ड आती है एसेट ऑनरशिप। सेकेंड की तरफ चलते हैं, वर्क कंडीशन की तरफ। ये देखिएगा वर्क कंडीशन में राजे क्या क्या आता है। तो वर्क कंडीशन की तरफ अगर हम चलें तो एक तो राजे आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। लेकिन इसके बीच का जो डिफरेंस है हमें पता होना चाहिए। देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर मैं मानता हूँ कि एक फॉर्मल कंपनी, ठीक है, एक अच्छी फॉर्मल कंपनी, आप किसी भी, आप लगा लो कि अच्छी कंपनी में गए, किसी शोरूम में गए या किसी भी जगह पे गए, तो आप यहाँ पे लगा लो कि सीसीडी, ठीक है, और यहाँ पे या सीसीडी लगा लो या फिर स्टारबक्स लगा लो, स्टारबक्स या सीसीडी या कोई भी। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मैं मान लेता हूँ कि कोई भी बंदा जो चाय वाला, ठीक है, चाय वाला, तो ये एग्जाम्पल ज़रा जी, कोई इसमें वो नहीं, मैं कोई दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहा किसी को। तो देखिएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर है और दूसरा कौन सा है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जी देखिए अब जब आप शोरूम में जा रहे हो, सीसीडी है या स्टारबक्स है, कोई भी चाय वाला, हमने उधर एग्जांपल ले लिया है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो वर्कर्स है, अब एक चाय वाला वहाँ पे बैठ के चाय बना रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे चाय बना रहा है, तो उसने एक बंदा भी रख रखा है, लेकिन इस बंदे की जो जॉब है उसकी सिक्योरिटी नहीं है। कभी भी उसको बोल देगा भाई मुझे ज़रूरत नहीं है तेरी, मैं किसी और को रख लूँगा, या फिर मैं खुद जो चाय है वो सर्व कर दूंगा लोगों को। लेकिन यहाँ पे क्या होएगा, आपने देखा होगा, जो हर एक बंदे का एक डिपार्टमेंट रहता है, वो उसी तरह का काम करता रहता है, तो मतलब क्या है, जॉब सिक्योरिटी। लेकिन यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। नंबर 2, अभी यहाँ पे क्या होगा, इसको रेगुलर मंथली सैलरी मिलती रहेगी, लेकिन ये जो बेचारा बच्चा है या कोई भी है, तो इसको डेली वेजेस मिलेंगी, तो डेली वेजेस पे तो किसी को भी बुलाता रहेगा वो, ठीक है। अभी नंबर सी जो हमारा ऑप्शन आता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड हेयर। मतलब क्या होगा कि जो आपको सैलरी मिल रही है उसमें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, टीडीएस काट के मिलेगी या कुछ भी जो भी चीज़ चलती है, टीडीएस हो गया, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स,
जिसको हम बोलते हैं, या फिर कोई भी चीज़ के भाई उनको इंश्योरेंस दिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस है, या कोई भी जो चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट, वो अगर फॉलो, इफ़ दे आर फॉलोइंग, तो फिर हम उसको बोलते हैं राजे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अदरवाइज वो फॉलो करेंगे ही नहीं। अब भाई इसको क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस देगा ये बंदा, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, पेड लीव हो गई, मेडिकल बेनिफिट्स, जैसे मैंने अभी बात किया ना कि मेडिकल इंश्योरेंस दे दिया जाएगा, प्रोविडेंट पीएफ की बात की जाएगी, पेड लीव की बात की जाएगी। मतलब क्या होगा रूल्स एंड रेगुलेशन में कि भाई 1 महीने की 1 मंथ की क्या होंगी कि पेड लीव का मतलब होता है जी कि आप छुट्टी ले सकते हो, उनको पहले इतला करके, पहले बता के कि भाई 2 दिन की मुझे तो क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। और ये जो 2 डेज़ की छुट्टी है, मतलब पूरे साल में 24 से 30 जो हॉलीडेज़ है, पेड लीव है, वो अलाउड रहती हैं किसी भी फॉर्मल या फिर ऑर्गेनाइज्ड, जो वेल डेवलप्ड या फिर वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें। फिर यहाँ पे तो कुछ ऐसा बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। ये एक बच्चा एक दिन नहीं आया जो पकड़ाने वाला, बच्चे का मतलब इन दी सेंस कि मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा कि भाई बच्चों को ही रखा हुआ है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मतलब उसकी एज बच्चे वाली है ना, तो उसको क्या होगा कि वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, और उसको तो अगले दिन वो एक दिन नहीं आया तो दूसरे दिन बोलेगा भाई बाय बाय। ठीक है राजे। तो ये जो चीज़ है इसको देखना है आपने कि भी आप अब अगर आप काम करने वाले हो तो आप कहाँ पे काम कर रहे हो, आपको पता चल जाएगा आप ऑर्गेनाइज्ड में हो या अनऑर्गेनाइज्ड में हो, या फिर आप अगर कहीं पे देख रहे हो, कुछ फॉलो कर रहे हो या कुछ चीज़ें देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा आप ऑर्गेनाइज्ड किसी चीज़ में जगह पे जा रहे हो या अनऑर्गेनाइज्ड पे जा रहे हो। ठीक है। यहाँ पे राजे वर्किंग आवर्स फिक्स रहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो अगर आपका टाइमिंग कोई भी है, 8 to 5 है या फिर 10 to 5 है, ठीक है जी, तो 10 to 5 का मतलब 10 to 5। अगर आप 5 से ऊपर कोई भी टाइम मतलब लगाते हो, वहाँ पे काम करते हो, तो यू विल बी मतलब क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। ठीक है, यू विल बी पेड एक्स्ट्रा। तो ये जो चीज़ है आपने इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे भाई कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं है, 10 से 12 घंटे जो मतलब बंदा है वो उसको वहाँ पे बैठना पड़ेगा और वो काम करता रहेगा, बंदे काम करवाते रहेंगे। ठीक है ना जी। अभी उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, बिकॉज यहाँ पे फॉर्मल प्रोसेस चलते हैं, प्रोसीजर्स हैं जो फॉर्मली चलते हैं। यहाँ पे कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, प्रोसीजर नहीं है। वर्किंग कंडीशंस यहाँ पे फेवरेबल रहती है, अच्छे वे से बैठने की जगह होएगी, साफ़ सुथरी कंडीशंस होएंगी, हर एक चीज़ अवेलेबल रहेगी, तो वो फेवरेबल रहेगा। लेकिन यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस क्या है, नॉट फेवरेबल। ठीक है। तो अभी आपको पता लग जाएगा कि आप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में विजिट कर रहे हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में विजिट कर रहे हो। क्लियर हो गया बात। तो ये जो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का चैप्टर है उसका सेकंड हिस्से में हमने ये चीज़ निकाली, मतलब वहाँ पे नहीं दी हुई, लेकिन इसको हमने अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस ऑफ आर एग्ज़ाम हमने इसको निकाल लिया। अब आगे क्या आता है जी, आगे आता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड इन द चैप्टर फर्स्ट ऑफ 9th NCERT। नंबर 1 राजे यहाँ पे रहता है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का क्या मतलब है, एक ही क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, हम उसको राजे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। यहाँ पे आपने ये फोटो भी देख रहे होगे कि एक ही पीस ऑफ लैंड पे अगर मल्टीपल क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं तो हम उसको राजे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। सेकंड जो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट जो टर्म दी हुई है वो आती है ईल्ड को लेकर। ईल्ड का मतलब क्या हो गया, क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, उसको हम बोलते हैं ईल्ड। ठीक है। नंबर 3 आता है हाई ईल्डिंग वैरायटीज। हाई ईल्डिंग वैरायटीज राजे क्या है, देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आफ्टर 1947, या फिर आप लगा लो कि भाई आफ्टर 26 हो जाए 1950, तो हमें थोड़ा बहुत पता चलने लगा, तो हमने देखा कि जो हमारा सेल्फ सफिशेंट विलेज इकॉनमी थी, सेल्फ सफिशेंट विलेज इकॉनमी थी, वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत ही ज़्यादा क्या किया था, एक्सप्लॉइट किया था। हमारी जो विलेज इकॉनमी थी उसको उन्होंने बिल्कुल ही बिल्कुल क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है ना जी। तो हमें पता चल गया कि भाई जो हमारे पास क्या है, हमारे पास फूड है, उसकी क्या हो रखी है, हमारे पास डेफिशिएंसी हो रखी है। इतना हमें समझ में आ गया। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए राजे हमें क्या चाहिए थी, हाई ईल्डिंग वैरायटीज सीड, मतलब वो सीड जहाँ पे लैंड चाहे हमारे पास कम हो, लेकिन जो उनकी ईल्ड है, जो उसकी प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो 1960s में ये जो चीज़ है इसको इंट्रोड्यूस किया गया राजा, हाई ईल्डिंग वैरायटी सीड्स को, जब कब ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे।
वीट एंड राइस। मैं आपको बता दूं, दो सीड बने थे बढ़िया वाले, मतलब जो हाई यील्ड वैरायटी वाले, एक तो मेक्सिको में और नंबर 2 वाज इन दी जापान। बट जो यूएसए के साइंटिस्ट थे उन्होंने जापान और जो मेक्सिको वाला सीड है उसको इकट्ठा करके एक सीड बनाया, जिसको हमने बाद में इंट्रोड्यूस कर दिया हमारी कंट्री में, इंडिया में। ठीक है, अब आपको ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एक ही प्लांट पे कितने दाने यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है राजे। अभी क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी लैंड पे या कहीं पे भी, तो हमें पता होना चाहिए कि जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स है ना राजे, उनको क्या क्या चाहिए। एक तो प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होगा, और केमिकल फर्टिलाइज़र ऑब्वियसली, क्योंकि उस पर कहीं नई चीज़ें या पेस्टिसाइड कोई भी आएगा, है ना। तो नए पेस्टिसाइड और नई केमिकल फर्टिलाइज़र हमें चाहिए। तो ये पॉसिबल तभी हो पाई हमारे यहाँ पे जब हमने कम्बिनेशन दिया इनको, इरिगेशन फैसिलिटी बढ़िया, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। तो आपको, आई होप आपको पता चल गया होगा। इसको ऑब्वियस है, देखिए पहला चैप्टर है तो इसको और डिटेल्ड में डिस्कस करते रहेंगे। फिर आती है टेक्निक मॉडर्न फार्मिंग मेथड। आपने सुना होगा कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन है वो तो पंजाब हरियाणा या वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा क्या हुआ, कामयाब हो पाया, क्योंकि रीज़न क्या था, वहाँ पे ही मॉडर्न फार्मिंग जो मेथड थे वहाँ पे ही सबसे पहले ट्राई किए गए। ठीक है, तो इसमें क्या था, इस रीजन में ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन, मेड यूज़ ऑफ HYV सीड और केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इन दी फार्मिंग। हमने ऊपर भी यही बात किया। तो दे वर रिवॉर्डेड विद दी हाई यील्ड ऑफ वीट्स। ठीक है, अब इसमें और क्या था, साइंटिफिक रिपोर्ट ने क्या इंडिकेट किया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज्ड दी नेचुरल रिसोर्स बेस। और इसमें हमने क्या देखा, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उससे हमें देखने को मिला कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसका लॉस हुआ। उसका राजे रीज़न क्या था, मैंने अभी पहले आपको बताया कि इरीगेशन फैसिलिटी हमें बहुत ज़्यादा दे दी। ठीक है, तो किसी न किसी टाइम पे ये वाली चीज़ भी पंगा डालेगी। दूसरा, केमिकल फर्टिलाइज़र हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद में हमने पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो जब हमने इन चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया बहुत ज़्यादा ग्रेटर वे में, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब कंटिन्यूसली हम इस चीज़ को करने लग गए, ग्राउंड वाटर को यूज़ करने लग गए, ट्यूबवेल इरिगेशन करने लगे, तो उसने रिड्यूस कर दिया वाटर टेबल बिलो दी ग्राउंड। मतलब जो पानी सपोज अगर यहाँ पे ही खड्डा करने से मिल जाता था, उसके लिए अब यहाँ तक भी जाना पड़ता है, क्योंकि ये वाला पानी जो पहले वाला है वो क्या हो चुका है, अभी यूज़ कर चुके हैं। ठीक है ना जी, क्योंकि देखिए ना पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुआ, सब चीज़ें हो रही हैं। फिर हमारे पास आते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब इसमें क्या होता है जी, वे मतलब उस तरह के इसमें मिनरल्स डाल दिए जाते हैं विच डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, इमीडिएटली ये प्लांट्स को मिल जाता है और वहाँ पे एक्ट कर देता है। लेकिन ये बैक्टीरिया, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि अच्छे भी हैं ना, वो उसको भी ये क्या कर देता है, मार देता है। तो कुछ टाइम के बाद में हमने क्या देखा, जो सॉइल है केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी वजह से क्या होगी, लेस फर्टाइल होगी देन एवर बिफोर। तो उससे क्या हुआ, डीग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ हो गया, और फार्मर्स आर नाउ फोर्स टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर उनकी सॉइल की डिग्रेडेशन हो गई है तो उनको लगता है और हम फर्टिलाइज़र या केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड यूज़ कर लेते हैं, मे बी हमारा अच्छा वे से चल पाए। तो इस तरह से आपने राजे समझना है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनके पॉजिटिव पॉइंट उस टाइम पे थे, लेकिन अभी क्या हो चुके हैं, नेगेटिव। नंबर लास्ट ओ हमारी जो टर्म आती है इस चैप्टर की, लैक ऑफ सरप्लस। देखिए सरप्लस क्या होती है कि जो चीज़ सपोज आपने 100 कुछ प्रोड्यूस किया, आपको उसमें से चाहिए 40, लेकिन जो 60 है वो क्या हो जाएगा हमारा सरप्लस, और सरप्लस में क्या होगा, हम उसको आगे बेच सकेंगे। लेकिन लैक ऑफ सरप्लस क्या मतलब क्या है, फार्मर्स आर अनेबल टू ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम देयर ओन सेविंग एंड हैव टू बोरो। मतलब कि सरप्लस पैसा नहीं है उनके पास, सरप्लस कि अगर उनके पास कोई लैंड है, लैंड में से 100 रुपीज़ आ रहे हैं, तो उनके खर्च ही उतने हैं फर्टिलाइज़र के इसके उसके, कि उसको 90 तो देने पड़ रहे हैं। तो 10 रुपीज़ से उसकी क्या ही कैपिटल फॉर्मेशन होएगी, कैपिटल फॉर्मेशन हो नहीं रही, तो उसको क्या करना पड़ता है जी, बोरो। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 9th NCERT, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर।
ये फाउंडेशन के लिए राजा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये फाउंडेशन पूरा करने के बाद 9 to 12 की जिस्ट प्रोवाइड करने के बाद मैं जो हमारा लेवल प्रॉपर है, मतलब जो एक हम बोल सकते हैं रिकमेंडेड बुक का लेवल है, जीडीपी या ये वो सारी चीज़ें उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये आपके फंडे क्लियर करने के लिए, ताकि आपको दिमाग में ये भी ना रहे कि यार हमारी एनसीईआरटी नहीं हुई, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, हम एनसीईआरटी नहीं करके जा रहे, तो वो एक दिमाग में रहता है। तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है मैं उतना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हमारा ये टेलीग्राम का लिंक है, आप यहाँ पे जाके इस लेक्चर की जो पीडीएफ है, या फिर और भी हम पीडीएफ उसमें शेयर करते हैं या पहले की हुई हैं, तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।